नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। खीरे की अच्छी खेती आपको देगी बेहतर मुनाफा। कीटनाशक के एकीकृत प्रबंधन के बारे में किसानों को मिल रहा प्रशिक्षण। अधिकांश किसान है हाईटेक खेती से दूर। प्राकृतिक खेती अपना रहे किसान और इस मौसम में फसलों का रखें ख्याल। अब कृषि समाचार विस्तार से। मेंथा की खेती के लिए देश भर में प्रसिद्ध बाराबंकी जिले के किसान परंपरागत खेती की जगह तेजी से हाईटेक खेती को अपना रहे हैं। धान, गेहूं और आलू के बजाय किसान सब्जियों और फूलों की खेती को तवज्जो दे रहे हैं। इससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। बाराबंकी जिला मुख्यालय के किसान हाईटेक तरीके से खीरे की अगेती खेती करते हैं, जिससे उनकी आमदनी करीब 5 गुना बढ़ गई है। इन किसानों का कहना है कि धान गेहूं से हमें 1 एकड़ में सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए ही मिलते थे, लेकिन अब हम खीरे की खेती करते हैं। इससे 1 एकड़ में करीब 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। खीरे की खेती के फायदे गिनाते हुए कृषकों के अनुसार पहले हमारे यहाँ पारंपरिक तरीकों से खेती होती थी, लेकिन उसमें अक्सर नुकसान होता था। फिर इन्होंने 5 वर्ष पहले नई तरीकों की जानकारी इकट्ठी कर खीरे की खेती शुरू की, जो इनके लिए फायदे का सौदा बन गई है। सफल किसानों की देखा देखी बेलहरा कस्बे की तराई के कई गांवों में लोगों ने खीरे समेत दूसरी सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। पिछले साल आम के निर्यात पर रोक से सबक लेते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र लखनऊ में आम के लिए एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन कराया था। इसका उद्देश्य आम में लगने वाले रोगों और कीटों का जैविक तौर पर निवारण करना था, ताकि फल में कीटनाशक अवशेष न आने पाएं। किसानों को बिना कीटनाशक के एकीकृत प्रबंधन की जानकारी देने के लिए 1 महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण 29 जनवरी से शुरू हुआ है और अब 27 फरवरी तक चलेगा। विश्व में आम उत्पादन के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आम उत्पादन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सालाना 1.5 करोड़ टन का उत्पादन करता है। अतिरिक्त कृषि निदेशक के अनुसार आम कीटनाशक मानकों से ज्यादा पाए जाने की वजह से निर्यात में दिक्कत आती है। इसलिए भारत सरकार ने ग्रो सेफ फूड यानी बिना कीटनाशक वाला फल उगाना कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन के तरीके सिखाए जा रहे हैं। कृषि पर उच्च लागत के चलते किसानों ने प्राकृतिक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है। इससे उन्हें बेहतर आर्थिक प्रतिफल मिल रहा है, जो कि भविष्य में कम कीमत पर उचित उपज प्रदान करेगा। इन सबके अलावा किसानों को रासायनिक कृषि की तुलना में 70 से 80% अधिक उत्पादन मिल रहा है। प्राकृतिक कृषि ने बाजार से रसायनों, खादों एवं कीटनाशक दवाओं का सफाया कर दिया है। इसकी जगह घर में बनी दवा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि मिट्टी को कीटाणु मुक्त बना रही है। इसके अलावा मिश्रित कृषि और पलवार मिट्टी के पौष्टिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही पानी की खपत को भी 40% कर देती है। किसानों के मुताबिक कीटनाशकों और खादों का अत्यधिक प्रयोग न सिर्फ आम लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, बल्कि मिट्टी को भी खराब कर देता है। इन हालातों को देखते हुए ही वर्ष 2006 से प्राकृतिक कृषि को अपनाया गया है। प्रारंभ में इसको काफी लोगों ने नहीं अपनाया था, लेकिन बहुत कम लागत और बेहतर प्रतिफल ने किसानों को प्राकृतिक कृषि को अपनाने पर विवश किया है। यहाँ तक कि कई किसान कीमती जैविक कृषि छोड़ प्राकृतिक कृषि की ओर मुड़ने लगे हैं। प्रदेश के किसान को खेती बाड़ी और बागवानी में नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से हाल ही में लखनऊ के रमाबाई मैदान में एग्री हार्टी टेक मेले का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के कई जिलों से किसानों ने नई तकनीक को देखा और समझा, पर अभी इन तकनीकों को अपनाने में किसानों को कई दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल प्रदेश में लगभग 85% छोटे व मझोले किसान हैं, जो अभी भी कृषि की उन्नत तकनीकों से काफी दूर हैं। इसके कई अहम कारणों में तकनीक का महंगा होना, ग्रामीणों को तकनीकों और सरकारी योजनाओं की सीमित जानकारी होना प्रमुख है। प्रदेश में हाईटेक कृषि के तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में पॉली हाउस तकनीक प्रमुख है,
लेकिन ये आज भी केवल पढ़े लिखे या अमीर किसानों तक सीमित हैं, जिनकी प्रदेश में संख्या भी काफी कम है। हाईटेक खेती के उपकरण बनाने और बेचने वाली निजी संस्था में पॉली हाउस तकनीक के जानकार बताते हैं कि हमारे प्रदेश में अभी भी ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जिन्हें हाईटेक तकनीक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार पॉली हाउस तकनीक पर 50% तक अनुदान देती है, लेकिन इस अनुदान के बाद भी मूल राशि प्रदेश के ज्यादातर किसानों की पहुंच से बाहर है। सीमित संख्या में ही किसानों को पॉली हाउस लगवाने के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान की जानकारी है। बाकी किसान ऐसी जानकारियों से अनजान हैं। इस माह में खेतों में भिंडी, तुरई, कद्दू, लौकी, चौलाई और मूली के बीजों को बोते हैं और इन सब की सिंचाई की जाती है। बौने गेहूं में उर्वरक की आखिरी मात्रा देकर सिंचाई करते हैं। सूर्यमुखी के खेत से खरपतवारों को हटाकर मिट्टी चढ़ाई जाती है। गन्ने के स्वस्थ बीजों का चुनाव कर बीजोपचार किया जाता है। बरसीम घास की कटाई 20 से 25 दिनों के अंतर में की जाती है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में 1575 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1580 रुपए, इटावा की मंडी में 1560 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 1530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में 2020 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 2035 रुपए, इटावा की मंडी में 2130 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 2110 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में 3610 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 3465 रुपए, इटावा की मंडी में 3500 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 3320 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में 600 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 675 रुपए, इटावा की मंडी में भी 600 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में 1050 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 835 रुपए, इटावा की मंडी में 750 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं।
अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आप फसलों उत्पादन तो करते ही हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई फसलों उत्पादन के साथ में कृषि आधारित उद्यमों का भी उपयोग करते हैं अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में। अगर हम बात करें कृषि आधारित उद्यमों की, तो मत्स्य पालन भी एक लाभकारी व्यवसाय है। अब इसको अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो विभाग से कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, इनकी अगर बात करें तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले इसकी जानकारी चाहिए। आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे और इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं संयुक्त निदेशक मत्स्य निदेशालय लखनऊ से श्री सुनील कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है सिंह साहब, धन्यवाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सिंह साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों का ध्यान जाता है कि विभाग कौन कौन सी कामों के लिए उनका सहयोग कर रहा है, तो कौन कौन से ऐसे अनुदान हैं, योजनाएं हैं जो उनके लिए लाभकारी हैं? उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में मत्स्य विकास को विकसित करने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रहा है जी, और जिसके अंतर्गत जो ग्राम सभा में तालाब हैं 0.2 हेक्टेयर अर्थात आधा एकड़ से बड़े तालाब, उनका 10 वर्षीय पट्टा ग्राम राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जाता है। अच्छा। और जिसमें मत्स्य पालकों को वरीयता के आधार पर 0.2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक के तालाबों को पट्टा आवंटित किया जाता है। इससे बड़े जो तालाब हैं उन तालाबों को पंजीकृत मजहबी सहकारी समितियों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं और इसमें राजस्व विभाग की सहायता से ये पट्टा आवंटन होता है। फिर तालाब को मत्स्य पालन योग्य बनाने के लिए जो आवश्यक निवेश लगाने पड़ते हैं, ऋण, और उस पर विभाग जो है मत्स्य पालकों को सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे 1 हेक्टेयर के तालाब पर अगर पुराना तालाब है उसको सुधारना है तो 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत से उसको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिस पर 20% से 25% अनुदान दिया जाता है। अच्छा। जो 20% अनुदान दिया जाता है वो पिछड़ा वर्ग जो है और सामान्य वर्ग को और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लाभार्थी हैं उनको 25% का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और ये सीमा 0.2 हेक्टेयर से लेकर के 5 हेक्टेयर तक के तालाबों के लिए रहती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में जो तालाब हैं उनको भी सुधारने पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निजी क्षेत्र में अगर किसी का तालाब है वो भी मत्स्य पालन करना चाहता है तो उसको भी ये सुविधा अनुमन्य है। इसमें कोई आवश्यक ये नहीं है कि वो बैंक ऋण ही ले, यदि वो अपने स्तर से भी धनराशि लगा करके तालाब सुधारता है तो भी उसको ये सुविधा अनुमन्य है। जी। और निजी तालाब अगर बनाना भी चाहता है तो उसमें भी 3 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की लागत से वो तालाब निर्माण कर सकता है। उस पर भी उसको 20% से 25% का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भी वही व्यवस्था रहती है कि वो ऋण ले अथवा वह स्वयं के संसाधन से तालाब को सुधारे। जी बिल्कुल। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष के निवेश के लिए जैसे मछली का बीज, खाद, पानी, उर्वरक जो भी उसको लगता है उसके लिए 1 हेक्टेयर पर 50,000 रुपये की जो लागत राशि पर उसमें भी 20% से 25% का अनुदान मत्स्य पालकों को जिला स्तरीय मत्स्य पालक विकास अभिकरण जो विभाग की संस्था है जिला स्तर पर, जो विभागीय कार्यालय है वहीं पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण भी संचालित होता है और विभागीय कार्यक्रम भी संचालित होते हैं, वहाँ से ये उपलब्ध कराया जाता है। किसान बंधु जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं वो आवश्यकता अनुसार जिला स्तरीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं और विभागीय योजनाओं का लाभ
मत्स्य विकास के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब सिंह साहब कहने की बात यह है, मत्स्य पालन कर रहे हैं तो तालाब की मरम्मत सुधार की बात कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो तालाब के निर्माण के लिए भी अनुदान विभाग से उपलब्ध है। जिला स्तर पर किसान भाई संपर्क करें। इसके साथ ही हमारे जो गरीब मछुआरा वर्ग है या मछली पालन कर रहे हैं, इनके लिए कहीं आवास की भी व्यवस्था होती है? हाँ, जिसमें जो परंपरागत रूप से मछली पालन से जो कार्य कर रहे हैं आवास विहीन परिवार जी, उनके सामाजिक उत्थान के लिए भी हमारे प्रदेश सरकार ने लोहिया आवास की तर्ज पर मछुआ आवास की लागत राशि भी अभी बढ़ाई है। हालांकि इस योजना को केंद्र प्रोन्नत योजना के रूप में संचालित किया जाता है, जिसमें से जो धनराशि है, केंद्रांश की अतिरिक्त जो धनराशि है उसको शासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है मत्स्य पालकों को, और उसमें एक गांव में 10 आवास बनाए जा सकते हैं। ये जो आवास बनाए जाते हैं वो लाभार्थी के निजी जो जमीन है जो आबादी में, वहाँ पर ये आवास बनाए जा सकते हैं, और इसमें 35 वर्ग मीटर आकार में उसको 2 कमरा, 1 बरामदा, 1 रसोई घर की व्यवस्था, और इसके साथ ही साथ स्थल विकास और सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत व्यवस्था उसको कराना होता है। ये व्यवस्था अभी हाल ही में लागू हुई है। अच्छा। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा भी मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाता है जी। इसमें जो भी व्यक्ति हैं 18 साल की आयु से लेकर के 70 साल तक की आयु वर्ग के, उनका निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जाता है। इसमें अगर मृत्यु होती है संबंधित व्यक्ति की अथवा वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस दशा में उसको, उसके परिवार को अथवा उसको 2 लाख रुपए बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाती है। और यदि वह आंशिक रूप से विकलांग है तो उस दशा में उसे 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई जाती है। जी बिल्कुल, बहुत ही लाभकारी है हमारे जो गरीब परिवार हैं, मछुआरा वर्ग है, उनके लिए। इसके साथ ही सिंह साहब, क्योंकि अभी जल्द में ही कृषि के समान दर्जा मछली पालन को मिला है, और मछली पालन एक ऐसा विषय है जहाँ पर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, तो क्या प्रशिक्षण के लिए भी कुछ सहयोग मिल रहा है? जी हाँ, चूँकि जो मत्स्य पालक है उसको अभी पूर्व अनुभव नहीं हो, मत्स्य व्यवसाय को अपनाना चाहता है, तो मछली से संबंधित जो प्रारंभिक ज्ञान है उसको व्यावहारिक प्रशिक्षण और उसकी सैद्धांतिक प्रशिक्षण, दोनों तरीके के हम लोग उसको प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही साथ जो क्षेत्र का प्रगतिशील मत्स्य पालक है उसके साथ उसको विचार विमर्श करके कैसे उसने क्या लाभ लिया, कैसे अपने कार्य को किया, उसके बारे में उनको इंटरेक्ट कराते हैं, आपस में वार्तालाप करा करके, ताकि उसकी एक सोच तैयार हो, समझ तैयार हो। और उसके लिए हम 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड शार्ट फॉर्म में कहें NFDB, हैदराबाद में भारत सरकार की संस्था है, उसके माध्यम से हम मत्स्य पालकों को 5 दिन का प्रशिक्षण भी देते हैं। और इस प्रशिक्षण में यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, और बल्कि हम उनको प्रतिदिन 150 रुपये मानदेय भी देते हैं, और यातायात व्यय के रूप में 500 रुपये का उसको भुगतान भी करते हैं। जी, इसके साथ ही जहाँ पर हमारे कर रहे हैं किसान भाई या मछली पालन का काम कर रहे हैं और तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छी दशा में कर रहे हैं, भ्रमण की एक बार अगर व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो क्या भ्रमण की भी व्यवस्था है? जी हाँ, हम लोग राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के मदद से भी, आर्थिक मदद से, हम मत्स्य पालकों को जो ऐसे अग्रणी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या कहीं कोई नया कार्यक्रम अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है, तो उनका भ्रमण कराते हैं, ताकि उनको व्यावहारिक रूप से जानकारी प्राप्त हो कि किस तरीके से वो अपने व्यवसाय को चलाएं। ये आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि परंपरागत मत्स्य पालन में वो उत्पादकता प्राप्त नहीं होती जितना कि एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मत्स्य पालन को किया जाए। तो इसके लिए जहाँ पर नवीन तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाई गई है, वहाँ अपने मत्स्य पालकों का भ्रमण कराते हुए हम लोग इस कार्य को संचालित करते हैं। पूर्व में हम लोगों ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सहायता से करीब 350 मत्स्य पालकों का भ्रमण कराया। इसके अलावा जनपद स्तर पर भी आत्मा
योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भेजते हैं और संचालित कराते हैं। सिंह साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे मत्स्य पालक किसान भाइयों को जो मछली पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर विभागीय आवश्यकता है उनको सहायता की तो संपर्क कर सकते हैं अपने जिला स्तर के अधिकारियों से। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों और हमारे मछली पालक किसान भाइयों, आपके लिए बहुत ही लाभकारी जानकारियां हैं कि विभागीय जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आपकी है कि संपर्क करिए अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों से और प्राप्त करिए अपने हक को और मछली पालन के सहायता को, लाभ को। नमस्कार। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती संकेत से पता चलता है कि 2015 में अल नीनो बेअसर रहेगा, जिससे इस साल मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन वेदर ब्यूरो ने अपनी नवीनतम भविष्यवाणी में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मॉडल सर्वेक्षण से संकेत मिला है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में सतह का तापमान कम से कम अगले 3 माह तक उदासीन दायरे में बना रहेगा। मौसम ब्यूरो ने भी यह कहा है कि इस क्षेत्र में अल नीनो सकारात्मक बना रहेगा। ये संकेत भारत में मॉनसून के लिए अच्छा माना जा रहा है। प्रदेश के मौसम की बात करें तो सप्ताह के दौरान आसमान में सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 13 से 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 से 10.6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 5 घंटे धूप खिली रहेगी। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। आने वाले रविवार को बारिश होने और तूफान की भी संभावना बताई जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की धूप निकलने के साथ साथ पारा सामान्य रहा। ज्यादातर हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया, वहीं रात के तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई। इस बीच लगभग प्रदेश के सभी हिस्सों में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रहीं। सुबह के समय प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी अंचलों में मध्यम और औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी। तो ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।